So welcome to another session today. Well, thank you very much for coming. You are enthusiastic to learn and we are also enthusiastic to tell. तो अभी तक हमने 2 सेशन जो किए उसमें ये देखा कि बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं लाइफ की और वर्ल्ड की जो विज्ञान के द्वारा हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और विज्ञान के द्वारा समझ पा रहे हैं कि विज्ञान की एक लिमिट है और उसके बियॉन्ड मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए इसके बियॉन्ड की कोई एक साइंस चाहिए, साइंस ऑफ अनदर पैराडाइम। और पिछली कक्षा में हमने चेतना कॉन्शियसनेस के विषय में देखा कि हम लोग वास्तव में स्पिरिटॉन है, स्पिरिचुअल एटम जो चेतना का स्रोत है, शरीर नहीं है। और फिर उसके अलग अलग गुण हमने देखे कि आत्मा अमर है, यानी कि हम अमर हैं और ये शरीर के मरने पर भी हम नहीं मरते हैं। अभी ये सब डिस्कशन में बहुत एक प्रश्न बार बार आया कि ये जो भी शास्त्रों में लिखा है आत्मा है या भगवान है या जो भी है उसका प्रमाण क्या है। विशेष रूप से आप देखिए तो हमारे करिकुलम में वेदों को वैदिक माइथोलॉजी कह करके बताया गया है। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉरी नहीं, माइथोलॉजी मतलब ग्रंथ, मन गढ़ंत, मिथ। माइथोलॉजी शब्द जो आया वो मिथ से आया। मिथ मतलब मन गढ़ंत, केवल बस कहानियाँ हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। सो इसके पीछे हिस्ट्री है कि एक्चुअली तक्षशिला नालंदा आपने नाम सुना है? सो यस, एक समय था जब पूरे विश्व के लिए भारत के अंदर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थे और पर्शियंस, अरब्स वो लोग यहाँ पर आकर के मैथमेटिक्स, साइंस सब यहाँ से सीखे और फिर अरब से यूरोपियंस, ग्रीक लोगों के पास ये विज्ञान गया और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब हुआ। इसलिए बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट वो लोग स्वीकार करते हैं कि सारा जो ज्ञान एक्चुअली आज यूरोप में है उसकी जो रूट है वो वेद है। जैसे हमने कल आपको स्लाइड दिखाई थी सर विलियम जोन्स की जो न्यूटन का जो सिद्धांत है, ऑलरेडी इट इज़ देयर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो विशेष रूप से उन्होंने ऐसे इंडोलॉजिस्ट्स को नियुक्त किया जो लोग संस्कृत पढ़े, हमारे शास्त्रों को पढ़े। किस उद्देश्य से? कि इनको हमें भारत के लोगों को ऐसा प्रदर्शित करना है कि ये सब मनगढ़ंत है, ये सब प्रिमिटिव है। इस प्रकार से उन्होंने उसकी व्याख्या की और इसीलिए आज तक भी हमारे करिकुलम में दुर्भाग्य से वही चला आ रहा है, जिससे कि क्योंकि ज़रूरी था उनके लिए कि भारत के लोग भारत की संस्कृति और उसके दर्शन को हीन दृष्टि से देखें, जिससे कि हम लोग उस पर राज कर सकें। दैट वाज द मोटिव। लेकिन जैसे बहुत सारे हम प्रमाण देखे अलग अलग वैज्ञानिकों के और हमारे महान ऋषि मुनियों के कि कैसे इसमें महानतम ज्ञान है। तो आधुनिक विज्ञान से हम लोग सब उसमें हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न स्वाभाविक आना कि अपनी मॉडर्न साइंस में तो हम लेबोरेटरी में जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें प्रूफ मिलता है, लेकिन विज्ञान में ये प्रूफ तो है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं शो मी गॉड या व्हाट इज़ द प्रूफ। तो इसलिए आज का ये जो विषय है इसमें हम लोग देखेंगे कि वेदा क्या ऐसे ही बस मनगढ़ंत है या उसका प्रमाण क्या है, उसमें प्रमाण का तरीका क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम जब प्रमाण मांग रहे हैं, एविडेंस, प्रमाण मतलब एविडेंस, व्हाट इज़ एविडेंस ऑफ ट्रुथ। तो एविडेंस जनरली हम अपनी इंद्रियों को लेके चल रहे हैं कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखना चाहिए या मुझे अनुभव होना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। लेकिन हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। एक एलिफेंट है, उसको ये 6 ब्लाइंड लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है चीज़, उनको पता नहीं ये क्या है। ठीक है, एक ने सूंड पकड़ी हुई है, एक ने
दांत पकड़े हुए हैं, एक ने कान पकड़े हुए हैं, ऐसे करके उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, अंधे हैं। तो जो सूंड पकड़े हुए हैं उसे लग रहा है कि ये जो चीज़ मेरे हाथ में है वो एक सांप है, ठीक है। उस प्रकार से अलग अलग, किसी को रस्सी दिख रही है, किसी को ये एक्स दिख रहा है, किसी को दीवार दिख रही है, तो किसी को एरो दिख रहा है, तो किसी को टीका ट्रंक दिख रहा है। क्योंकि उनकी वो अंधे हैं, इसलिए वो उसको, इस हाथी को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हाथी है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति जो हाथी को देख रहा है और जिसको जानकारी ये हाथी है, वो उनको समझा पाएगा कि एक्चुअली जिसको आप सांप कह रहे हो वो हाथी की सूंड है, जिसको आप रस्सी कह रहे हो वो हाथी की पूंछ है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मॉडर्न साइंस में एविडेंस का तरीका है वो दो प्रकार का है। एक सेंस परसेप्शन से हम उस एविडेंस लेते हैं, उसको एविडेंस मानते हैं, जो हमारी हम अपनी सेंस ऑर्गन से देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं। उसको टेक्निकल भाषा में शास्त्रों में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली हमारी सेंसेस से हम लोग परसीव करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब लॉजिक, रीजनिंग, ठीक है। ये दो चीज़ों को मिला करके जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसे कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, असेंडिंग प्रोसेस एंड डिसेंडिंग प्रोसेस। तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसका तरीका है असेंडिंग प्रोसेस, जिसमें हम अपनी इंद्रिय और अपने बुद्धि शक्ति के बलबूते पर सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर डाटा को रीड करते हैं और उसके बेस पे थ्योरी बनाते हैं। जैसे न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसके कुछ डाटा आए, उसको स्टडी किया और उससे एक थ्योरी बनाई और फिर उसको फर्दर इस प्रकार से वो हम आगे बढ़ते गए। तो ये तरीका है असेंडिंग, नीचे से ऊपर, है ना। लेकिन तो इसमें ये दो प्रमाण में सीमितताएं हैं, उसमें इम्परफेक्शंस है। कैसे, वो हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि एक रेल की पटरी, लेकिन रेल की पटरी आपको कैसे दिखती है, देखने में कन्वर्जिंग दिखती है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी आंखें हैं वो इम्परफेक्ट हैं, ये उसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बीकर में आपको एक पेंसिल है तो वो कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, जबकि ऐसा है नहीं। उसी प्रकार से दूर से आप देखेंगे तो पानी दिखाई देगा गर्मी के समय में, मिराज, है ना। उसी प्रकार से कॉनकेव, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन जो है वो आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। ये सब हमें क्या दिखा रहा है कि जो भी हमारा सेंस परसेप्शन है, क्योंकि सेंसेस हमारी इम्परफेक्ट हैं, इसकी वजह से ये सब हम एग्जैक्टली उसको परफेक्ट नॉलेज हम उससे गेन नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट एक्वायर कंप्लीट नॉलेज। फिर दूसरा साइंस का जो तरीका है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब बाय लॉजिक, बाय रीजनिंग। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे कि डार्विन थ्योरी का आपने नाम सुना होगा। तो डार्विन थ्योरी में बहुत सारा ऐसे स्पेकुलेशन डार्विन ने किया, कुछ देखा और फिर ये स्पेकुलेट किया। जैसे कि एक उदाहरण देखें स्पेकुलेशन का, ये वेल मछली कैसे आई, तो डार्विन ने देखा कि जो भालू है वो ऐसे मुंह खोल करके इंसेक्ट्स खा रहा है। तो उसने स्पेकुलेट किया कि अगर बहुत लाखों सालों तक ये भालू ऐसे पानी के अंदर ऐसे मुंह खोल के इंसेक्ट खाता रहेगा तो धीरे धीरे इवॉल्व होता होता वो वेल मछली बन जाएगा। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में दिया हुआ है कि जिराफ कैसे बना, कि पहले लाइफ ओशन में क्रिएट हुई, फिर ओशन से धीरे धीरे तट पर आई, वहाँ पर रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल्स ने पहले नीचे के कीटाणु को और वनस्पति को खाया, वेजिटेशन को, फिर जब वो खत्म हो गई तो उसमें से कुछ लोगों ने गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश की और फिर गर्दन उठाते गए तो धीरे धीरे गर्दन लंबी होते हुए जिराफ बन गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डार्विन हैज, दिस इज स्पेकुलेशन, है ना। तो ये अनुमान प्रमाण जो है ये भी परफेक्ट नहीं है। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहा था कॉकरोच के ऊपर। तो उसने लेबोरेटरी में कॉकरोच को कान में जाकर के बोला रन, कॉकरोच भागा। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, कॉकरोच की एक टांग तोड़ दी और फिर उसको बोला रन, तो फिर कॉकरोच भागा लेकिन थोड़ा दिक्कत से भागा। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने दो टांग तोड़, दूसरी टांग भी तोड़ दी, फिर बोला रन, तो कॉकरोच अभी भागा लेकिन बहुत लड़खड़ा के भागा। फिर ऐसे कर करके उसने कॉकरोच की सारी टांगें तोड़ दी और फिर सारी टांग तोड़ने के बाद बोला रन, तो फिर कॉकरोच हिला ही नहीं। तो फिर उस साइंटिस्ट ने अपनी थीसिस कंप्लीट की कि जब कॉकरोच की सारी टांगें तोड़ देते हैं तो कॉकरोच को सुनाई देना बंद हो जाता है।
क्योंकि रीजनिंग से तो ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है। तो रीजनिंग या पॉसिबिलिटी, रीजनिंग से, लॉजिक से हमारे को अनेक अनेक पॉसिबिलिटी नज़र आते हैं, लेकिन उसमें सच क्या है उसके लिए तो फिर से हमें अपनी इंद्रियों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छा पता होगा, फिजिक्स में आज हम बात कर रहे हैं पैरेलल यूनिवर्सेस की। अभी पैरेलल यूनिवर्सेस बाय साइंस वी कैन नेवर गो देयर, इट्स ओनली ए पोस्टुलेट, इट्स ओनली ए वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट वी विल नेवर बी एबल टू गो इनटू दोज बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। सो लाइक दैट साइंस के अंदर हमें बहुत सारे हम स्पेकुलेशन करते हैं, इसलिए क्या होता है साइंटिफिक थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं और लॉजिक भी इंद्रियों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए साइंटिफिक थ्योरीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। जैसे एक और उदाहरण देखें तो डार्विन के अनुसार आदमी केवल 40,000 साल पहले आया और एप्स बहुत पहले आए थे, लेकिन अभी प्रमाण मिल रहे हैं कि आदमी भी लाखों लाखों साल पहले के अवशेष मिले हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम देखते हैं वो सब बदलता रहता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती रहती है। सो प्राइमरीली हमारे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एटम, नील बोर का मॉडल था, फिर श्रोडिंजर, ऐसे करके ये एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो बदलते गए, ऐसे हमारी साइंटिफिक थ्योरी जो है बदलती रहती हैं। तो इस सब का कारण है, पहला हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, दैट इज द फर्स्ट रीजन। वी ऑल हैव 4 डिफेक्ट्स, वन इज इम्परफेक्ट सेंसेस, सेकेंड इज दैट वी टेंड टू गेट इल्यूजन, थर्ड दैट वी हैव टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, एंड देन वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटीज। ये 4 डिफेक्ट होने की वजह से ये जो मॉडर्न साइंस का जो तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सेंस परसेप्शन से नॉलेज गेन करने का और रीजनिंग से नॉलेज गेन करने का, अल्टीमेटली इससे जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो अल्टीमेटली इम्परफेक्ट रहती है, इसलिए इसको हमेशा चेंज करने की कोशिश करनी पड़ती है। और विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं जो सेंसेस के बियॉन्ड की रियलिटी है, उसके लिए तो ये मेथड इनअप्रोप्रिएट है। तो अब इसके जैसे कुछ उदाहरण देखें हम लोग, ये 4 इम्परफेक्शंस के। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट, आप सब जानते हैं कि जो वेवलेंथ है कलर्स की, उसकी एक बहुत छोटी वेवलेंथ ही हम लोग देख सकते हैं। हमारे आँखों की जो सुनने की वेवलेंथ है वो भी बहुत कम है, 20 to 20,000 हर्ट्ज़, है ना, इतना ही हम लोग सुन सकते हैं। डॉग, एक डॉग विसिल आती है, यू कैन प्ले एंड डॉग्स कैन लिसन बट वी कैन नॉट। अभी हम सोच सकते हैं कि ठीक है हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण हैं, लेकिन हम आज इतने सारे साइंटिफिक टूल्स बना दिए हैं, टेलीस्कोप बनाए हैं, जिससे कि हमारी इंद्रियों का इम्परफेक्शन अभी हमने ओवरकम कर लिया है ना। तो इसके बारे में साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इज ए नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, इवन इफ वी फोटोग्राफ a star, eventually we have to take in by our senses what the photo shows. Furthermore, without our senses we cannot handle camera. Even if amplified, refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं, अल्टीमेटली तो उनको हमारी सेंसेस से हमको उसको पढ़ना होगा, है ना, उसको हैंडल करना होगा, उसको बनाने वाले भी यही सेंसेस हैं। सो अल्टीमेटली आवर सेंसेस रिमेन इम्परफेक्ट। फिर सेकंड डिफेक्ट जो है हमारे में, दैट इज़ टू गेट इल्यूजन। अभी इसके कुछ सिंपल उदाहरण हम देखें, जैसे टंग है, तो अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद में आपने ऑरेंज को खाया तो आपको खट्टी लगेगी, लेकिन अगर आप ऑरेंज से भी ज़्यादा खट्टी कोई चीज़ खा लें, जैसे नींबू, तो फिर आपको ऑरेंज कैसा लगेगा, वो मीठा लगेगा। उसी प्रकार से स्किन है, तो स्किन में अगर आप पानी को टच करेंगे, अपने हाथ अगर आपके गर्म हैं तो पानी ठंडा लगेगा, लेकिन अगर हाथ ठंडे हैं तो वही पानी आपको गर्म लगेगा। सो ईच नाउ अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे ऑप्टिकल इल्यूजन। हर एक पिक्चर को आप देखिए और बताइए आपको क्या दिख रहा है। प्लीज रेज योर हैंड्स। Are you seeing an old lady or a young lady? Everybody seeing young lady? Anybody seeing old lady? Yes, he is seeing old lady. तो अगर आप ये नाक माने और ये मुंह माने, ये ठोड़ी है, so then this becomes an old lady. ठीक है? So like that, some people will see old, some people will see. Now what you are seeing? Are you seeing what you are seeing here? Triangle. But actually there is no line here. But this is an optical illusion. There is nothing here. But you are seeing a triangle.
Here, how many pictures you are seeing here? 5%. गिटार भी है, अदरवाइज मूछ भी है, एक ही बूढ़े आदमी की मूछ भी है. So like that, so many things you can see. Similarly here, you see again, बादल हैं कि जहाज है, so many things you can see. Yes. Is it static or is it moving? Moving. See, he is seeing moving. As you start focusing, it will start moving. Now you focus. आगे पीछे हो, ऐसे आगे पीछे हो. So this will start moving like that. ये सब एक ही हाइट के हैं, बट अंडर ऑप्टिकल इल्यूजन दे अपीयर टू बी डिफरेंट. अभी आप इसके सेंटर में फोकस करेंगे, सेंटर में फोकस कीजिए. आगे पीछे होइए सेंटर में, आगे पीछे होइए सेंटर में फोकस करते हुए. व्हाट आर यू सीइंग? मूविंग. दिस सर्कल स्टार्ट मूविंग, है ना, बट दे आर स्टैटिक. सिमिलरली दिस 3D illusions. So this is an example how our senses are we have tendency to get illusion, है ना. एक अंधेरे में आपने देखा होगा, रस्सी पड़ी तो हमको एकदम से सांप लगता है ना. इल्यूजन. हम अपने बॉडी को अपना मानते हैं कि हम यही हैं, हमारी रियलिटी वास्तव में ये नहीं है. ये सब उदाहरण है कि वी टेंड टू गेट इल्यूजन. सिमिलरली टू कमिट मिस्टेक्स इज अनदर इम्परफेक्शन. तो साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं. जैसे कि कुछ उदाहरण देखें. पहले ब्रेन को समझा जाता था कि ये कूलेंट है, एक ब्लड को कूल करने का ऑर्गन है. एट वन टाइम दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन, इट वाज थॉट टू बी ए वेस्टिजियल ऑर्गन. लेकिन अभी विज्ञान ने और प्रगति की तो क्या पता लगा कि ये पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है. तो जब भी कोई हमारी पुरानी साइंस की जो खोज है वो गलत सिद्ध होती है नई खोज से, तो हम कहते हैं साइंस इज प्रोग्रेसिंग. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर रियलाइजिंग दैट वी कमिटेड ए मिस्टेक. पर उसको हम नाम देते हैं प्रोग्रेशन का. आज आप जो लोग लिख रहे हैं एग्जाम्स, वही चीज़ अगर आप आज से 50 साल बाद लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि 50 साल बाद में वो सब कुछ बदल चुका होगा. सो इस तरह से साइंस चेंज हो रही है. हम उसको प्रोग्रेस कह रहे हैं, बट अल्टीमेटली वन इम्परफेक्शन से हम एक दूसरे इम्परफेक्शन में आ रहे हैं. हबल कांस्टेंट की वैल्यू 3 बार बदल चुकी है, तो अभी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है पता नहीं. स्मॉल मिस्टेक्स कैन लीड टू लार्ज डिजास्टर, है ना, लार्ज डिजास्टर्स. जैसे कि एक बार प्लेग फैला, तो उस समय में साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि प्लेग जो है बिल्लियों से फैलता है. तो उन्होंने क्या किया, सारी बिल्ली मार दी. तो उससे क्या हुआ, चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो प्लेग और ज़्यादा फैलने लगा. सो ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं. अभी आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस है, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप की हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए परेशान हैं. सो दिस इज़ बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस, और उससे हम पूरे संसार को समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ऐसे जैसे आप देख रहे थे मूवी में, छोटा सा एक है, वो इज़ ट्राइंग टू प्ले विद सम बिग मशीन. अल्टीमेटली हम अपने लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. देन नेक्स्ट डिफेक्ट इज़ चीटिंग प्रोपेंसिटी. तो ऐसे साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने, एक थ्योरी उनकी होती है, एक मेन स्ट्रीम साइंस होती है, अभी उसको सही सिद्ध करने के लिए डाटा जो है वो मैनिपुलेट करते हैं. जैसे कि डार्विन थ्योरी को बोलने के लिए एक पिल्ट डाउन मैन 1912 में मिसिंग लिंक, कि एप और ह्यूमन बींग्स के बीच में मिसिंग लिंक मिल गया है, ऐसा बताया, एक अवशेष. लेकिन बाद में पता लगा कि अवशेष जो है, वैज्ञानिकों ने इसको जबड़े को शेप दे करके ऐसा बनाया था कि वो बीच का दिखे, क्योंकि उनको बिल्कुल विश्वास है कि डार्विन थ्योरी तो सही है, अभी मिसिंग लिंक मिल नहीं रहा है तो एक बना दो. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि हम लोग नाम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए चीटिंग करते हैं. तो ये 4 हमारे अंदर प्राइमरी डिफेक्ट हैं. कौन कौन से, कैन यू रिपीट? फर्स्ट, imperfect senses, then to get illusion, to commit mistakes and cheating. इन चारों डिफेक्ट की वजह से
हम लोग जो हैं वो ये जो दोनों तरीका असेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज है उससे इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलती है। और विशेष रूप से जो इंद्रियों का परे का ज्ञान है, इसलिए महाभारत में क्या कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा न तर्केन योजेत। अचिंत्य मतलब जो हमारी इंद्रिय और बुद्धि के परे का है उसको केवल तर्क और इंद्रिय से हम नहीं जान सकते। इंद्रिय यूज़ करनी है, तर्क यूज़ करना है, लेकिन केवल उससे नहीं जान सकते। तो फिर प्रश्न ये उठता है आगे, ये सब उसके कुछ उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया था कल गुडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कि कोई भी एक गिवन सेट में एक क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो अनआंसर्ड होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी हैव हर्ड इट अबाउट इट। सो इसके द्वारा हमारी ये यूनिवर्स के अंदर बैठे बैठे हम कभी भी यूनिवर्स को नहीं जान पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यूनिवर्स के बाहर की हमें कोई जानकारी चाहिए तभी हम यूनिवर्स को समझ पाएंगे। नाउ सो क्वेश्चन अराइजेज कि ठीक है, हम ये तो अभी कुछ हद तक समझ रहे हैं कि मॉडर्न साइंस की लिमिटेशंस हैं, तो फिर क्या तरीका है, क्या कोई और तरीका है सच्चाई को जानने का, ये सब तथ्यों को जानने का, चेतना, उत्पत्ति कैसे हुई है संसार की, हम कौन हैं, क्यों है ये संसार, कैसे बना है, इसको जानने का कोई तरीका है क्या? नाउ वी वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू अनदर प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज जिसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है? गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ए परफेक्ट अथॉरिटी। गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ए परफेक्ट अथॉरिटी। एक सिंपल उदाहरण से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बच्चे को उसकी माँ कौन है, पिता कौन है, कैसे पता चलता है? माता पिता बताते हैं, क्योंकि माता ने उसको जन्म दिया है। उससे अच्छा कोई अथॉरिटी हो सकता है बताने का कि कौन है उसकी माँ, क्योंकि उसी ने उसको जन्म दिया है। और माँ बता सकती है पिता कौन है। तो इसलिए माता पिता जो है, माता वो परफेक्ट अथॉरिटी है बच्चे को बताने के लिए। वो जेन्युइन मदर है, अपने बच्चे से प्रेम करेगी और उसके लिए उसको बताएगी और बच्चा उसको स्वीकार करेगा, आसानी से समझ जाएगा कि उसके मदर कौन है। मान लीजिए अगर हम बच्चे को ऐसे छोड़ दें तो कि अभी अपने आप पता करो तुम्हारे माता पिता कौन है। साइंस ने बड़ी प्रगति कर ली है, बड़े हो जाओ HLA टाइपिंग सीख लेना, DNA फिंगरप्रिंटिंग, और उससे अपने आप पता लगाना तुम्हारे माता पिता कौन है। आजकल DNA टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है ना, हम लोग HLA टाइपिंग कर सकते हैं। एक प्रोसेस है HLA टाइपिंग, उसमें हम DNA को मैच करते हैं कि इसका कौन पिता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, हमको पिताजी पता नहीं लगेंगे हमारे। क्योंकि कितने सारे मेल्स हैं, कितने सारे लोगों को हमको टेस्ट करना पड़ेगा। एक एक टाइपिंग में यदि 8 मिनट भी 10 मिनट भी लगेगा तो पूरा बूढ़े हो जाएंगे, हमें पिताजी पता नहीं लगेंगे हमारे। लेकिन आसान तरीका है, अगर हमारी माँ हमको बताए तो हमको पता लग सकता है। तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कोई भी एक मनुष्य यदि सरल बुद्धि से सोचे, इस जगत को जो हम देख रहे हैं, इस नेचर को देख रहे हैं, अपने शरीर की संरचना को देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस है। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, ये पेन है, इस पेन को देख करके हम कह सकते हैं कि इस पेन को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर बुद्धि होगी, जिसके अंदर एक पर्पस होगा, उस ऐसे व्यक्ति चाहिए। बाकी ये एलिमेंट जो हैं, प्लास्टिक है, कुछ स्टील है, ये अपने आप ज़मीन में, जैसे प्लास्टिक कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल, प्लास्टिक क्रूड ऑयल, स्टील वो है आयरन ओर, है ना। अभी आयरन ओर और क्रूड ऑयल करोड़ों साल तक भी अपने आप रहें और उसके ऊपर लॉज ऑफ नेचर अप्लाई होते रहें, तो भी क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अपने आप से ये पेन बन के आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि इस पेन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें इंटेलिजेंस एंड पर्पस दिखाई दे रहा है। जैसे ये साइज़ है पेन का इतना, कौन सा ऐसा लॉ है फिज़िक्स का जो ये डिसाइड करे कि पेन का साइज़ अपने आप से यही आ जाएगा? ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये तो बनाने वाले की चॉइस है। बनने वाले ने देखा कि मुझे पर्पस है एक पेन बनाना है जिसको आदमी होल्ड कर सके, तो आदमी को होल्ड करने के लिए क्या कितना सुविधाजनक होगा, इतना लंबा पेन बना देता तो उससे लिखते कैसे? छोटा होता तो फिर दिक्कत है। तो उसने एक पर्पस, ही इज़ एबल टू, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ही इज़ एबल टू डिज़ाइन दिस। ये कलर है, कौन सा ऐसा लॉज ऑफ फिजिक्स है जो डिसाइड करेगा कि कलर इस पेन का ये होगा? इट्स फ्री विल, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस इसमें चाहिए। उसी प्रकार से नेचर के अंदर हर पग पग पर ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके परफेक्ट इंटेलिजेंस दिखाई देती है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, MBBS के अंदर हम लोग शरीर के अंदर की संरचना को देखते हैं। तो एक एक चीज़, एक बार हम लोग एक ओपन हार्ट सर्जरी देख रहे थे। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब यू कट ओपन एओर्टा, एक अपनी जो एक आर्टरी होती है, द बिगेस्ट आर्टरी एओर्टा। सो आपको क्या होता है, ओपन हार्ट सर्जरी करने में पूरा ब्लड जो है वो डाइवर्ट करना होता है एक मशीन में, देन ओनली यू कैन ऑपरेट द हार्ट। सो हाउ अमेजिंग एवरीथिंग इज़। इतना हाई टेम्परेचर पे वो, हाई प्रेशर पे वो ब्लड जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी हम चूक गए तो ब्लड जो है वो इट विल शूट टिल द रूफ, इतना प्रेशर है उसमें, है ना। कैसे बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल किया गया है, कैसे इम्यून सिस्टम, कोई भी बैक्टीरिया आता है उसको कैसे वो बॉडी अंदर उसको अलर्ट हो जाती है। एक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री है BBC की, वन डे विल शो यू मिरेकल्स विद इन द बॉडी। बच्चे का जन्म जब होता है, पहली सांस, फेफड़े जब खुलते हैं, इम्यूनिटी उसके अंदर है नहीं, माँ के अंदर से इम्यूनिटी आ रही है और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। एवरीथिंग इज़ मिरेकुलस। इतनी जितनी हमने आज तक जितने भी मशीन्स बनाई हैं उससे कहीं ज़्यादा मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड आर देयर विद इन। हम तो एक्चुअली नकल कर रहे हैं ना, जैसे हमने हवाई जहाज बनाया, किसकी नकल की हमने? चिड़िया की। बट इट्स अ वेरी बैड इमिटेशन। चिड़िया का कहीं पर क्रैश नहीं होती है, मच्छर भी क्रैश नहीं होते। आप देखें बहुत सारे मच्छर एक ही रूम में ज़रूर घूमते रहेंगे, क्रैश नहीं होंगे वो लोग। सब छोटे से उसके अंदर रडार भी सिस्टम, सब कुछ सिस्टम है। इट्स सोचने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन हमारे क्या ये बटन बंद कर दिया था, सोचो मत, अपने आप आया है, सब अपने आप आया है, बस हो गया है, बस हो गया है। हम ऐसे मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा बुद्धिमानी से आप देखो, सोचोगे, तो आप देख सकते हो कि नेचर को देख करके हम समझ सकते हैं कि उसमें इंटेलिजेंस है। सो इस प्रकार से कोई भी एक सेन व्यक्ति समझ सकता है कि कोई ना कोई इस सृष्टि के पीछे कोई ब्रेन, कोई पर्पस होना चाहिए। तो वो जो पर्पसफुल व्यक्ति, पर्पस होना, इच्छा होना, बुद्धि होना, ये एक पर्सन के अंदर होता है, ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट है। इन पर्सनल चीज़ों के अंदर विचार करना, इच्छा करना, पर्पस होना नहीं होता है। इट डिफाइंस अ पर्सन। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो लॉजिकली, रीजनेबली, द मोस्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस इज दैट देयर शुड बी अ डिजाइनर, अ पर्सन विद अ पर्पस बिहाइंड दिस होल सेटअप, है ना। नाउ जैसे किसी ने घड़ी बनाई, किसी व्यक्ति ने बनाई, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेट भी करेगा कि मैंने ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। यू विल नॉट इमेजिन कि बना के अपनी लेबोरेटरी में रख दिया और बस किसी को पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा। जब कुछ बनाया है तो कम्युनिकेट भी करेगा। तो उसी प्रकार से अनदर अगेन वी कैन इजीली रैशनलाइज कि जो इंटेलिजेंट सुप्रीम पर्सन है जिसने सब सृष्टि बनाई है, तो वो चाहेगा कि हमको बताए कि क्या बनाए, क्यों बनाए, हमें यहाँ क्या करना है। करेक्ट, इट इज़ रीजनेबल हाइपोथेसिस। तो अभी हमें ये जानना है कि कैसे हम कांटेक्ट करें उस सुप्रीम व्यक्ति को, अगर उनसे, जिन्होंने ये सब खुद बनाया है, इफ देयर इज सम वे दैट वी कैन कांटेक्ट हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम, that is the perfect way to know everything once for all। अपने बलबूते पर प्रयास करने से हमेशा स्पेकुलेशन, इम्परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई हमें सोर्स मिल जाए, इफ यू कैन कॉन्टेक्ट द सुप्रीम पर्सन, देन दैट इज द परफेक्ट वे। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, जो नॉलेज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। So हमने देखा reasonably that supreme person should be willing to communicate. Now only thing is who will be able to receive that communication। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ एक एग्ज़ाम पास करके आए हैं, एक आपकी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिला है, करेक्ट। तो वो जो सुप्रीम पर्सन है वो नॉलेज हमें देना भी चाहें तो भी हमारे अंदर भी एक योग्यता होनी चाहिए कि हमारे अंदर उस ज्ञान को लेने की उत्सुकता होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये वेदों को, नॉलेज को, भगवान के ज्ञान को समझने के लिए ये योग्यता है
क्वालिफिकेशन है वेदों को समझने की। हम कहते हैं दिखाओ दिखाओ, आपके अंदर योग्यता है, पहले ये देखना चाहिए हमें क्या योग्यता है। सिंसियर डिज़ायर टू अंडरस्टैंड हु इज़ बिहाइंड एवरीथिंग। कितने लोग हैं जिनमें ऐसी सिंसियर डिज़ायर है? हम आप कितने लोगों को बुलाते हैं, आइए जानिए कौन है इस सृष्टि के पीछे। कितने लोगों को रुचि है? बहुत कम। आपके यहाँ पर हॉस्टल में कितनी स्ट्रेंथ है? 700। उसमें से a few of you are interested. So this is one of the most important qualification which you have, that you have some sincere desire to understand. लोग अपना जीवन ऐसे ही बस खाया पिया मौज किया, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में गंवा रहे हैं। तो पहले तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे जानना है सच्चाई क्या है, आई वांट टू नो। वो सिंसियर डिज़ायर होनी चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड, एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बलबूते पर कभी भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं, मेरी लॉजिक पावर सीमित है। दिस इज़ द सेकंड क्वालिफिकेशन। अगर हमारे अंदर घमंड होगा, है मैं सब अपने आप जान लूँगा, है कोई कुछ मुझे कुछ नहीं, तो जानते रहिए अपने आप। जैसे एक चींटी, मैंने आपको उदाहरण दिया था कल, इस रूम के अंदर चींटियाँ भी हैं, मच्छर भी हैं, लेकिन उनकी चेतना का स्तर जब तक वैसा ही रहेगा चींटी जैसा, तब तक वो कभी नहीं समझ सकती कि ये एक NIT हॉस्टल है। इसको बोलते हैं कूपमंडू कन्याएं, कुएं का मेंढक। एक कुएं में एक मेंढक था, बहुत सारे मेंढक थे, उसमें से वो एक सबसे होशियार मेंढक था। उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सभी मेंढकों में टॉप। उसकी एज भी बहुत हो गई थी, बहुत वाइज था, सब उसकी बात मानते थे। तो क्या हुआ, एक बार बाहर से पैसिफिक ओशन से एक मेंढक उस कुएं के अंदर आ गया। तो दोनों मेंढक मिले। तो जो कुएं का मेंढक था उसने पूछना शुरू किया, भाई तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बोला मैं पैसिफिक ओशन से आया हूँ। बोला पैसिफिक ओशन, ये कितना बड़ा होता होगा? इससे ये जो कुआं है मेरा, मैं इसको सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस कुआं, हाँ, इससे दुगना होता होगा, डबल टाइम। तो वो मेंढक बोला, अरे डबल टाइम नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, 2 गुना से ज़्यादा है? उसने कैलकुलेशन किया अपना सारा, मैथमेटिक्स सारा लगाया। तो 4 गुना होता होगा। अभी वो कहाँ तक जाएगा? वो कुएं का मेंढक कहाँ तक जाएगा? क्या वो कभी भी पैसिफिक ओशन को समझ पाएगा? एक कुएं का मेंढक, क्यों? उसका एक्सपीरियंस कितना है? पूरे ज़िंदगी का केवल कुएं का है। तो हम लोग का एक्सपीरियंस कितना है? मॉडर्न साइंस के द्वारा यूनिवर्स का कितना परसेंटेज हम स्टडी कर सकते हैं? यूनिवर्स का मास एंड एनर्जी कितना परसेंटेज हम अपनी साइंस से स्टडी आज तक किए हैं? लेस देन 5%। 96% इज डार्क मास एंड डार्क एनर्जी। यू नो अबाउट इट? 96%, according to modern science, this is not according to me, it is according to modern science, 96% is what we have never seen and we will never be able to see. And based on that, we have given Big Bang theory. 4% से हमने Big Bang theory दी, यूनिवर्स कैसे बना। And therefore there are so many problems in Big Bang. हाँ, so इसको बोलते हैं कूपमंडूक न्याय। So therefore सेकंड योग्यता है कि हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बलबूते पे नहीं जान सकता। In that humble submissive attitude, we should approach, we should try to understand, we should try to find out where is that communication, or where is such a person who has got connected to God, who had that qualification, he got connected to God and he got that knowledge, and from him I can receive that knowledge by submitting to him. है ना? तो ये जो पर्सन है इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सन. So either we have to contact God or we have to contact his representative. One of these two things has to happen. Like Arjuna, he was able to contact Lord Krishna and got knowledge from him. For us, if we are able to contact person like Arjuna, a representative who has been trained, जिनकी इंद्रियों को भगवान के संपर्क में आने से जो शुद्ध हो गए, जिनकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, हाँ, वो लोगों से हमें सीखना होगा, उनकी शरण में जाना होगा. ऐसा अगर हम कर पाएंगे तो अपनी चेतना की शुद्धि से हम चीज़ों को जान पाएंगे, क्योंकि सच्चाई जो है वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है. नाउ दिस कंसेप्ट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.
What is meaning of self-evident truth? Self-evident truth means the truth which is obvious to a qualified person. Truth which is obvious to a qualified person, that is called self-evident truth. I'll give you an example. For a normal human being having an eyesight of 6/6 and a normal developed intelligence, sun is a self-evident truth. सूर्य को प्रमाण पाने के लिए, सूर्य है मुझे दिखाओ, सूर्य का प्रमाण दो, सूर्य है, सूर्य जैसी कोई चीज है, मुझे प्रमाण दो। क्या प्रमाण है इसका? देख लो जा करके, इट्स ऑब्वियस, एवरीबडी कैन सी डायरेक्टली, ऑब्वियस। ठीक है, अभी एक आदमी अपने को रूम पूरा बंद करके बैठ जाए, खिड़की विड़की सब बंद पूरा अंदर, प्रूव मी दैट देयर इज सन, बाहर आके देखो, नो आप यहां मुझे प्रूव करके दिखाओ पहले सन है, देन ओनली आई विल कम आउट। क्या करोगे आप उसको? हाउ विल यू प्रूव हिम? क्या हथौड़ा मारोगे क्या? सो उल्लू, आउल, उल्लू जानते हैं ना आप? आउल को कभी सूरज दिखेगा? क्योंकि वो जब दिन होता है तो अंदर चला जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, रिप्रेजेंटेड बाय वैदिक साउंड। बट टू बी एबल टू परसीव दैट साउंड, दैट रियलिटी, वी नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, सूरज को देखने के लिए आंखें चाहिए और एक नॉर्मल इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, कैटरेक्ट है तो भी नहीं दिखेगा, आंख को कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराओ तो दिख जाएगा। उसी प्रकार से रियलिटी इज सेल्फ एविडेंट। जरूरत है हमें अपने को क्वालिफाई करने की। ठीक है, दैट क्वालिफिकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूटेड है बाय मैटर। अभी हम लोग ये मैटर के संपर्क में होने की वजह से हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, इल्यूजन होता है, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सब हमारी कॉन्शियसनेस को डल कर रही हैं। तो आवश्यकता है हमें एक ऐसे प्रोसेस की जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को मैटर की कवरिंग से फ्री कर सकें। जब ये कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फ्री होगी, कवर्ड नहीं होगी, उस प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बिकम सेल्फ एविडेंट। So this is the process of evidence of Vedic knowledge. What is that process? Jnana Deepa. By the process of purification of consciousness, the reality becomes self-evident. So there is a rigorous training, rigorous purification of senses. The process of purification of senses is required to perceive the truth, whatever is given in Vedas. दूसरी बात, वेदों के अंदर जो साउंड है उसके अंदर कैपेबिलिटी है। इफ ए पर्सन इज ए प्रॉपर स्टूडेंट, हैविंग ऑल प्रॉपर क्वालिफिकेशन फॉर ए स्टूडेंट, इफ ही रेगुलरली हियर्स द वैदिक साउंड फ्रॉम ए परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, देन दैट साउंड प्यूरिफाइज अस, एंड एज द प्यूरिफिकेशन हैपन वी कैन गो थ्रू स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन। जैसे कि ये स्टेजेस हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंस कॉन्शियसनेस के ये स्टेजेस हैं। सबसे नीचे है अन्नमय। हमारे जैसे बच्चे से हम बड़े होते हैं तो भी हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। अन्नमय मतलब चेतना का वो स्तर जिसमें हमारी चेतना होती है कि हम हर चीज़ को खाने की चीज़ की तरह देखते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को आप देखो, कोई भी चीज़ दोगे वो क्या करेगा, उसको हर चीज़ खाने की चीज़ ही दिखती है। तो ये चेतना का स्तर है अन्नमय। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो नेक्स्ट स्टेज कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और वो स्टेज होती है प्राणमय। प्राणमय मतलब अभी उसको अपने जीवन को बचाने की इच्छा होती है, मुझे अपने को बचाना है। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ज्ञानमय। जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तो इंक्विजिटिवनेस आती है। आपने देखा होगा बच्चे थोड़े बड़े तो हर चीज़ पूछते हैं, 1000 क्वेश्चन पूछते हैं, पिताजी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो ऐसा है, वो क्या है। इंक्विजिटिवनेस, हर चीज़ जानना चाहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स विज्ञानमय। ये आप लोग की स्टेज, अगर आप लोग उस चेतना में डेवलप हो पाए तो वो स्टेज है टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, क्यों।
पहले ज्ञानमय स्टेज में क्वेश्चन था क्या, अभी क्वेश्चन आया क्यों, वाई टू डू दिस। इसलिए आप देखिए आपकी जवानी की स्टेज में हम लोग का जमता नहीं है अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ में। वो कहते हैं बेटे ऐसा करो, क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं, यही क्यों। वी वॉन्ट टू नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, करेक्ट। सो दिस इज द स्टेज विच इज डेवलपिंग, कॉन्शियसनेस इज डेवलपिंग। ये बुद्धि का स्टेज है, ज्ञानमय माइंड का स्टेज है। तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, वैसे वैसे हम लोग अधिक अधिक चीज़ों को समझ पाते हैं, है ना। देख रहे हैं, बड़े होने पर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेम थिंग आप जब 10 साल 15 साल पहले यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। उसी प्रकार से एक हायर स्टेज है आनंदमय, जिस चेतना के स्तर पे हम आत्मा को समझ पाते हैं और परमात्मा को समझ पाते हैं। सो दिस इज आनंदमय स्टेज। उसी प्रकार से स्पीसीज में ट्रीज, प्लांट्स, उनकी चेतना बहुत संकुचित होती है, जानवरों की चेतना उससे ज़्यादा विकसित होती है, मनुष्य की चेतना और अधिक विकसित होती है। और शास्त्रों में प्रोसेस है जिससे मनुष्य अपनी चेतना को कंप्लीटली प्यूरिफाई करके प्योर स्टेज में ला सकता है, जिस स्टेज में ही कैन सी गॉड आईज टू आईज, लाइक वी सी इन द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। आपने ध्रुव का नाम सुना है, ध्रुव महाराज। तो उनके जो पिताजी थे, he didn't allow him to sit on his lap. He was son of a emperor of the whole world, है ना। तो he was a क्षत्रिय, छोटा सा बच्चा था 5 साल का, but he got very annoyed कि मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया, क्योंकि सौतेली माँ थी उसकी वजह से। तो उसने प्रण लिया कि मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राजा बन के दिखाऊंगा, मीन्स एम्परर से भी बड़ा, तो और कौन होगा वो। तो उसकी मदर, जो उसकी रियल मदर थी, उसने बोला भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो उसने बोला भगवान कहाँ हैं। तो माता ने बोला मैंने सुना है भगवान जंगल में रहते हैं। तो वो निकल गया जंगल में। वहाँ पर उसको नारद मुनि, जो एक महान संत है, वो मिले। और उन्होंने जब देखा कि बच्चे के अंदर इतना जोश है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो उन्होंने एक उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जप करो और तुमको भगवान मिलेंगे। सो ही चैंटेड, ही डिड लॉट ऑफ तपस्या। पहले महीने में केवल कंदमूल, रूट्स, ये सब खाए। दूसरे महीने में केवल पानी पिया। तीसरे में पानी भी नहीं, केवल हवा। ऐसे करके सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड ही डिड। तो ही स्टार्टेड सीइंग लॉर्ड इन हिज हार्ट फर्स्ट, 4-handed Vishnu form. This is historical account. And then suddenly Lord disappeared. He opened his eyes and he saw eye to eye. So this is one example how gradually by purification of senses one is able to actually see God, see the soul, see everything incrementally. तो शास्त्रों में systematically stages दी हैं. Like in science we have stages in experiment. If you do step number 1, this will be the result. Then you do step number 2, this will be the result. And you can verify it. Similarly, शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया है, ज्ञान है और एक प्रोसेस है हाउ टू रियलाइज दैट नॉलेज। लेकिन हमें वो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। बिना एक्सपेरिमेंट किए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आई विल बी एबल टू सी द रिजल्ट, करेक्ट। सो दैट एक्सपेरिमेंट, दैट प्रोसेस डिफाइंड है, लिखा हुआ है। जो भी कोई इसको करेगा सेम रिजल्ट यू विल गेट। आज तक कितने लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए मन गणत नहीं है, इट्स अ टॉप मोस्ट साइंस। But this is a science which does not depend simply on our senses and logic. Beyond that, first we have to purify our senses, then by purified senses we will perceive reality. Okay? So, ये जो process है, इसका एक जिस्ट आज हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल प्रोसेस का। फिर आने वाले हर सैटरडे से we will gradually then elaborate on all these topics gradually. First step of purification of senses is hearing about God, about His message from purified persons of purified consciousness who are fully surrendered to Him, engaged in service of God, in this way who are connected to God. ऐसे लोगों से रेगुलरली भगवान के शास्त्रों के बारे में सुनना, this is the first step. This is what you are doing presently. You are hearing about God, and I am coming in a disciplic succession. जो वेदों का ज्ञान है वो ऐसे ही बोनाफाइड
गुरु शिष्य परंपरा में आता है। जैसे आपकी बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई भी अपने घर में, जैसे मेडिकल की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या मेडिकल की बुक्स घर में पढ़ने से कोई सर्जन बन सकता है? यू नीड ए बोनाफाइड कॉलेज टू अटेंड, गेट ट्रेन अंडर बोनाफाइड पीपल, डॉक्टर्स, करेक्ट? सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी there are proper universities, you need to get trained, rigorous training is required to purify our senses. So this International Society for Krishna Consciousness is coming under one such bona fide lineage of spiritual masters, self-realized acharyas. Acharyas matlab spiritual masters, the souls who got connected with God and they realized that knowledge. सो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हु फाउंडेड इस्कॉन, ही इज़ कनेक्टेड टू दैट परंपरा एंड आई एम हेयर ट्राइंग टू फॉलो हिम एंड रिप्रेजेंटिंग हिम, एंड देयरफॉर नाउ यू आर कनेक्टेड इन दिस वे टू द परंपरा, सो यू हियर रेगुलरली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो देयरफॉर वी हैव अरेंज्ड दिस रेगुलर क्लासेस. सेकेंड स्टेप इज प्रेयर, प्रेइंग टू गॉड, बिकॉज हम आपको एक और क्लास में पूरा बताएंगे कि भगवान हम यहाँ कैसे आए. सो बेसिकली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, बट वी हैव अ माइन्यूट इंडिपेंडेंस बिकॉज वी आर कॉन्शियस. व्हेन वी मिसयूज दैट इंडिपेंडेंस एंड डोंट वांट टू सर्व गॉड, वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, देन वी कम हियर. बिकॉज आवर नेचुरल रिलेशनशिप विद गॉड इज दैट वी आर सर्वेंट, ही इज मास्टर, बिकॉज ही इज सुप्रीम एंड वी आर स्मॉल. So we are dependent on him. So natural relationship is to serve. But some of us, all those who are in the material world, we are those who rebelled. We will not follow. We will become independent of you. जैसे बच्चा बड़ा होता है कभी कभी तो अपने पिताजी से अलग होना चाहता है. पिताजी मुझे अलग बिजनेस करना है, मैं आपके साथ नहीं, मैं अलग करूँगा अपना. तो पिताजी समझाते हैं कि बेटे सब कुछ रेडी है, यहाँ क्यों कर रहे हैं, भटकोगे? नहीं मुझे तो अलग जाना है. नहीं, ही गिव्स हिम सम मनी, ठीक है चलो करके देख लो, जब पछताओगे तो फिर आ जाना. सो हम लोग फिर करते हैं, पछताते हैं, देन वी कम, गलती हो गई. सो हम लोग ऐसे हैं. सो देयरफॉर गॉड फॉर अस हैज़ गिवन दीज स्क्रिप्चर्स गाइडेंस हाउ यू कैन कम बैक. सो ही हैज़ गिवन गाइडेंस, बट द एसेंस ऑफ दैट गाइडेंस इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, आई वॉन्ट टू कम बैक. That repentance and that prayer, that please, I did a mistake, I want to come back. I have understood in this material world, everything I got is temporary. I am eternal, I need eternal happiness, I need eternal family, eternal father, eternal mother. Not this temporary relationships that cannot satisfy me. जो व्यक्ति इस चेतना के स्तर पे आ गया है, उसके लिए आध्यात्मिक जीवन का रास्ता शुरू होता है, और उसके लिए फिर ये प्रेयर. सो दिस इज सेकेंड स्टेप, प्रेयर. तो प्रेयर करने का तरीका है जो स्क्रिप्चर से भगवान ने दिया है, स्पेशली फॉर दिस एज, दैट इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. तो ये जो हरे कृष्ण कर रहे हैं वो क्या है? इट्स ए प्रेयर टू गॉड. हरे कृष्ण राम, these are the three root words in this mantra. Krishna and Ram, they represent, the sound is the sound which is a sound which represents the supreme person. सुप्रीम पर्सन कृष्णा, राम, दे आर द डिफरेंट नेम. भगवान के अनंत नाम हैं. अल्लाह, जेहोवा, भाषा अलग अलग है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, बट द नेम विच इंडिकेट द सुप्रीम पर्सन, दैट्स हिज नेम. सो कृष्णा का मतलब है द सुप्रीम अट्रैक्टिव, परमेश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर. सो दिस डिफरेंट नेम्स आर देयर, बट कृष्णा इज द पर्सनल नेम, उनकी एक्टिविटी के आधार पर. सो एंड रामा मीन्स सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, because God is full of pleasure. If we come in contact with him, we will also be full of spiritual pleasure. So therefore Rama and Krishna are the principal names, and Hara refers to the supreme energy of God, because God means energetic, and everything else we see, including us, matter, is energy of God. God, energetic, and energy is what everything is. So in this prayer of chanting Hare Krishna, we are calling out to Lord and his energies that please, I want to come back to you, please engage me in your service, please help me revive my consciousness. भगवान को जो हम भूल गए हैं, है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारी याददाश्त चली गई, माता पिता को भूल गए, रिलेशनशिप पूरा हृदय से ख़त्म हो गया, तो उसको वापस याद दिलाना पड़ता है. इसी प्रकार से ये हरे कृष्णा मंत्र वो प्रेयर है जिससे ग्रेजुअली अवर रिमेम्बरेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम विल गेट रिवाइव्ड.
ओके। एंड देन द थर्ड थिंग इज, जो हियरिंग हमने बताया, हियरिंग के अंदर ये बुक्स जो आपको दी हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, भगवद गीता एंड थिंग्स रेगुलरली, दैट इज अनदर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ हियरिंग, लेक्चर्स, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड रीडिंग दिस बुक्स। देन ऑनरिंग सैंक्टिफाइड फूड लाइक प्रसादम वी हैव ब्रॉट फॉर यू, दिस इज सैंक्टिफाइड फूड। सो ये सब चीज़ें हमारी चेतना को शुद्ध करती हैं धीरे धीरे। सो just in nutshell I have given you as an introduction. Gradually we will expand on this thing. Now we will 5 minutes we will practice this prayer by chanting Mahamantra. सुबह हमने क्या किया, कीर्तन किया। There are 2 ways you can pray. एक कीर्तन, कीर्तन मतलब सब लोग मिलकर के एक गाए दूसरा गाए, गाने के साथ में, वाद्य के साथ में, मृदंग करता, that is called कीर्तन. That is for many people together. But individually for yourself, every day, regularly, you can pray and meditate on this sound vibration of Hare Krishna mantra. This sound vibration of Hare Krishna, is God in the sound form. And it has the potency to purify us. And you can see the effect in your life. What effect you will see? First you will see purification of your heart. Lust, anger, greed, all these things you will see how they will gradually fly away from your heart if you regularly and sincerely practice this chanting of the Hare Krishna mantra. This is not a mantra invented by ISKCON. This is a mantra in scriptures, Vedas, Kali Shantarana Upanishad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, iti shadoshakam nama kali kalamashanashanam, natah parataropaya sarva vedeshu drishyate. Brahma ji says this, that this 16 words mantra is the best way to purify ourselves in this present age of Kali Yuga. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare